चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा है, वो इलेक्ट्रिक करंट किस किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो एक जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या कर सकती है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब किसी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होते हैं तो बेसिकली वो तीन तरह के इफेक्ट आपके सामने लेके आ सकती है, आती है। पहला होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, कह लीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट किसका, ऑफ करंट। दूसरा हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट किसका, करंट का। उसके बाद केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट किसका, करंट का। तो हमारे कोर्स में ये दोनों हैं। ये हीटिंग इफेक्ट अभी पढ़ेंगे हम लोग और मैग्नेटिक इफेक्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। और ये केमिकल इफेक्ट हमारे कोर्स में फिजिक्स के नहीं है, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बोलते हैं ना, एनोड कैथोड डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास कराते हैं तो आयंस फॉर्म हो जाते हैं और उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो वो क्या हो जाता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट हो जाता है। बैटरी में देखते हैं जो। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसकी। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो किस किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर, कोई हाई रेजिस्टेंस वायर लीजिए जैसे कि नाइक्रोम वायर, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। आर आप जानते हैं ना रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला भी पढ़ा था आपने, R इजकल टू रो एल अपॉन ए, और ओम्स लॉ के अंदर भी V इजकल टू IR आता है। यही रेजिस्टेंस दोनों एक ही है, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस वायर ले लें जैसे नाइक्रोम, और द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स हॉट। जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो वायर काफ़ी गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, और उसके बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे पुराने, अभी तो कम लोग यूज़ करते हैं, पहले आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर्स आते थे, उस पर लोग चाय वाय हॉस्टल में बड़े यूज़ हुआ करते थे आज से 15 साल 20 साल पहले। हीटिंग इफेक्ट। या आपने देखा होगा ठंडक में आप हीटर्स यूज़ करते हैं, वायर्स जलते हैं, उससे आपको काफ़ी गर्मी मिलती है, वो सब हीटिंग इफेक्ट है। जो इंडिसेंट बल्ब थे पीले कलर के जलने वाले, अभी भी जाते हैं 100 वाट के 50 वाट के, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करते हैं। टंगस्टन जो होता है वो फिलामेंट काफ़ी गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद उसमें से कुछ परसेंटेज लाइट के वेवलेंथ में फॉल करने लगता है। जब ये हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट काफ़ी वेस्टेज में भी जाती है। एनीवे, हमको तो ये देखना है कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो है क्या। तो यही हीटिंग इफेक्ट है। जब किसी रेजिस्टेंस वाले वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाएगी तो वो काफ़ी हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर ये पूछा जाए कि जब वो गर्म होता है तो उसमें कितनी हीट निकलती है, तो हीट कितनी होगी, जितना वर्क डन किया जाएगा इसमें। तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, W इजकल टू VIT, आपको याद हो तो छोटा सा याद दिलाने के लिए ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इजकल टू W/Q। V पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन, और Q चार्ज। ये देखिए ये फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने, V इजकल टू W/Q एंड इलेक्ट्रिक करंट इजकल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर आप Q की वैल्यू डालेंगे तो W की वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे QV, और Q की वैल्यू डालेंगे तो लिखेंगे IT। तो ये वैल्यू आ जाएगी W इजकल टू VIT, ठीक। अब इसमें हम लोग V की जगह जब कन्वर्ट करते हैं V इजकल टू IR से, तो V की जगह IR पुट कर दीजिए, और ये बन जाता है IR इंटू I इंटू T, जो बन जाता है I² RT। तो हमने क्या देखा, जो हीट निकलती है किसी रेजिस्टेंस से वो इस फॉर्मूले के बेसिस पे निकल के आती है, I² RT, जो वर्क डन किया करते हैं वही। तो इस फॉर्मूले की इसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी क्या ये बताता है कि हमारी हीट प्रोपोर्शनल होती है I² की, हमारी हीट प्रोपोर्शनल होती है R के, हमारी हीट प्रोपोर्शनल होती है टाइम के।
क्या मतलब हुआ इसका? पहले ये जो लिखा है वो कॉपी कर लो, तब बात करें आगे। बोर्ड पे जो भी लिखा है सब कॉपी कर डालिए। देखिए, आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है, जो अभी रजनीश या रोहित पूछ रहे थे कि सर ये जो H है इसको VIT ही पड़े रहने देते, तो हमारी जो हीट निकलती है ना वो है तो VIT और I²RT बराबर ही, लेकिन इसको ही फॉलो करती है। हम जो देखते हैं हीट निकलते वक्त, मतलब किसी भी वायर में अगर अभी हम I एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं और इसको अभी उसी कंडक्टर में अगले क्षण हम 2I एम्पियर की करंट दे दें, तो इसमें हीट अगर H थी तो रुक जाओ शिवेन, इसमें हीट कितनी होगी? गलत। अभिषेक, रोहित, 4H। क्यों? क्योंकि H इज प्रोपोर्शनल टू I²। फिर से बात करते हैं अपनी, इसमें I थी बेटा और इसमें हो गई 3I। अब नई हीट कितनी है? हैं 9H। क्या ये ठीक बोलती है सिद्धि? कैसे मालूम? I का स्क्वायर हो जाएगा। एक और सवाल शिवेन जी के लिए, इसमें करंट I थी, इसका रेजिस्टेंस R था, अब यहां पर और हीट थी H, इसकी I कर दी 2I, रेजिस्टेंस कर दिया R/2, नई हीट बताओ कितनी है? शिवेन जी बताने वाले हैं। बोलो शिवेन। 2 कैसे निकाला शिवेन जी आपने? ये जैसे था, टाइम तो मान लो T है, तो टाइम इसमें भी T, तो ये H आ गया, H=I²RT। यहाँ पे H'=I² इंटू T, तो ये हो गया 4I² इंटू R/2 इंटू T। 2 से 2 कट गया, 2I²RT। 2 और इसकी वैल्यू हो गई H, यानी हीट अभी पहले की दुगनी है। इस तरीके से हीट फॉलो होती है। और आपसे एग्जाम में पूछते हैं एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही है, दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कुछ समझ में आ रहा है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से हीट करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार राजवर्धन, हीट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से सिद्धि, हीट टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। 5-6 बार मैंने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का नाम लिया, उम्मीद है दिमाग तक पहुंचा होगा। कौन सा नाम लिया हमने इन जगह? क्या बताता है ये? H क्या है? व्हाट इज H? हैं? हीटिंग। अच्छा, तो कह रही सर समझ लेंगे, चिंता ना करो, हम बोले देते हैं हीटिंग, सर को आता है। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, I²RT। क्या सार्थक समय को लंबा कर दें तो गर्माहट बढ़ जाएगी, हीट बढ़ेगी क्या गौरी? 1 घंटे की जगह 2 घंटे अगर टाइम लगा दें तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा? हैं? हो जाएगा, डाउट कहाँ गई? बिल्कुल हो जाएगा। हीटर 1 घंटे की जगह 2 घंटे चलाएंगे तो गर्मा ज़्यादा, कमरा ज़्यादा गर्म हो जाएगा आपका, है कि नहीं? ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। इस पर 1-2 न्यूमेरिकल लेते हैं। कर लिया राजवर्धन? ये कूलाम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलाम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। तो हीट कैलकुलेशन के लिए अद्रिका कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? हीट कैलकुलेशन के लिए अद्रिका कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? जी, H=I²RT। राजनंदिनी,
क्या ये फॉर्मूले का कुछ स्पेशल नाम भी है? क्या है? नहीं, क्या प्रिंसिपल है अनन्या? हैं? तेज बोलो तुम लोग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हमको IRT चाहिए। क्या क्या है हमारे पास? डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा है हमें। जो वैल्यूज दी हैं वो क्यों दे रखी है? चार्ज कितनी? 96,000 कूलम। टाइम दे रखा है 1 घंटा। SI सिस्टम में सेकंड में यूज करते हैं, तो 60 × 60 सेकेंड या 3600 सेकेंड। नहीं ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो हम करंट निकाल सकते हैं। I = होता है Q/T। तो 96,000 अपॉन 3600 कितना हो जाएगा? 30 20। ये कट के 20 तो नहीं आ रहा है? 960 और अपॉन 336, ये तो 2 बार नहीं जा रहा है। 26.7 एम्पियर डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है? हमें लगता है 4 से चला जाएगा। 9 4 जा 36, 4 2 8, 4 चौक 16, 94 अपॉन, ये तो गलत लिखा हुआ है। एक जीरो भी तो बचा है। फिर 3 बार 3 3 9, 8 3 24, 80 अपॉन 3, तो ये आ गया करीबन 26.7 एम्पियर। ये I मिली हमको, या इसको लिख सकते हो 80/3। अब हमको क्या चाहिए? R चाहिए। हम जानते हैं V = IR, हमने पढ़ रखा है। ये कौन सा लॉ होता है विकास? बत्ती गुल, मीटर चालू। अरे बाप रे, भूल ही गए सार्थक। अरे तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? एकदम सन्नाटे ही हो जाए, एकदम सब कुछ भूल जाओगे। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, तुम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है, पूरी लॉस ही लॉस हो गई। तो R क्या हुआ? V/I। V है 50 वोल्ट, I थी 80/3, तो 15/8 ओम का रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो H कितना हुआ? I² यानी 80/3 का स्क्वायर, R 15/8, T 3600 सेकेंड में। R आया ना 15/8, तो हुआ 80 × 80/3 × 3 × 15/8 × 3600। यह आ गया 10। 9 4 जा 36, नीचे तो साफ हो गया। ये बचा 800 और ये 15 चौके 60, 2 जीरो और 6 48, 2 3 2 5, 1 2 3 4 5। आंसर जूल में। और अच्छा, किलो में किलो जूल करोगे तो किलो जूल में लिख सकते हो। तो किलो जूल में उन्होंने लिखा है 4788 करके कुछ दिया है, हम लोग का बिल्कुल बराबर है। इतने जूल है। किलो जूल में करोगे तो कितना लिखोगे? 4800 किलो जूल। 3 जीरो खा गए, 1000 से डिवाइड किया। दिस इज द आंसर। ठीक है क्या? समझ में आई बात? एक नंबर के लिए और करेंगे। तुम लोग भूल बड़ी जल्दी जाते हो यार। ओम्स लॉ भूल गए बताओ, और एक कौन और खिलाड़ी भूल गया था वो भी। याद रखो थोड़ा बहुत, इतने धीरे धीरे प्रेम से पढ़ रहे हैं हम लोग। क्यों शिवेंद्र? शिवेंद्र ने बोलना छोड़ दिया है, अब केवल इशारों में बात करेगा वो, है ना? ये क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। तो बोलते हैं 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। 2 कंडक्टिंग वायर हैं, समझ लीजिए वायर नंबर 1, इसका नाम 1 कर देता हूँ, और वायर नंबर 2, इसका नाम 2 कर देता हूँ। क्यों मैं? सेम कंडक्टिंग मटेरियल, यानी अगर पहला वाला कॉपर का है तो दूसरा वाला भी कॉपर का है। कॉपर मतलब तांबा। एंड ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ भी बराबर है।
दोनों की लेंथ भी बराबर है। अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ L है, और इक्वल डायमीटर्स हैं। अगर इसकी रेडियस R है तो इसकी भी रेडियस R है। डायमीटर बराबर तो रेडियस बराबर। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। अब इन्होंने क्या किया है कि पहली बार केस 1 हम लोगों ने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, ए बी और सी, और उसके बाद पैरेलल में किया है। केस नंबर 2 ले लो इधर। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इन दोनों को ऐसे समझ लीजिए पैरेलल में कनेक्ट किया है। तार कैसे हैं, ए बी समझ लो ये तार है, और सी डी दूसरा तार है। दिख रहा है क्या? अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस हमने जो बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेते हैं। इसके अक्रॉस भी जो बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल हम लोग V मान लेते हैं। बात समझ में आती है? द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, यानी इसमें जो हीट होगी, हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल, हमको निकालना है HS अपॉन HP। ये वैल्यू बताने की है। ठीक, तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सपोज कर लेते हैं कि इस वाले का पहली वाली तार का रेजिस्टेंस R है। अगर हम इसको R ले लेते हैं, कैपिटल R, रेडियस मत समझना, रेजिस्टेंस है ये, तो दूसरे वाले का भी R हो जाएगा रेजिस्टेंस। इस केस में क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट R डैश एंड नेट कितना होगा, R1 प्लस R2 2R होगा नेट रेजिस्टेंस, है ना। अब यहां पर जो करंट यहां पर जा रही है वही करंट दोनों में जाएगी, तो I स्क्वायर RT हम लगा सकते हैं। लेकिन अब चक्कर क्या है कि अगर I यहाँ लगा देंगे तो यहाँ I कैसे निकालेंगे, सेम I तो होगी नहीं, तो I को हमें उन टर्म्स पे लेना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक बोल रहे हैं। तो जैसे यहाँ फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने I स्क्वायर R डैश टोटल इंटू T, तो I को लिख लेंगे क्या, V इजकल टू IR से, V इजकल टू IR से। तो ये क्या R बनेगा, यहाँ R का मतलब R डैश ले लो टोटल के लिए, V अपॉन I। हमें I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R डैश। अभी ठीक है ना। तो यहां पर हमने लगाया V और नीचे आ गया R डैश। एक मिनट, इसका स्क्वायर है ना, और ये R डैश इंटू T। अब ये वैल्यू हो गई V स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर इंटू R डैश इंटू T, यानी वैल्यू आ गई V स्क्वायर अपॉन R डैश, यानी V स्क्वायर अपॉन R डैश की वैल्यू थी 2R। इतनी हीट पैदा हुई है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि V और R गिवन, R हमारा माना हुआ पैरामीटर है, V गिवन है। I बदल देते तो हम लोग कंपेयर ना कर पाते। अब देखो सेकंड वाले केस में क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन R डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस R। शॉर्टकट भी लगा सकते थे हम लोग। तो वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन R, यानी R डबल डैश इक्वल टू R अपॉन 2। ये रेजिस्टेंस आ गया। और V तो V रहेगा ही, टोटल सर्किट की बात करें हम लोग तो टोटल सर्किट के लिए V इज इक्वल टू करंट जो भी हो इसमें I डबल डैश कह देते हैं और R डबल डैश। तो I डबल डैश निकालेंगे तो आ जाएगा V अपॉन R डबल डैश, है ना सिद्धि। इस फॉर्मूले में I स्क्वायर की जगह यानी I डैश डबल डैश स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं। देखो इसके लिए निकालोगे तो लिखोगे HP इज इक्वल टू I डबल डैश इंटू R, I डबल डैश का स्क्वायर इंटू R डबल डैश इंटू T। I डबल डैश का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R डबल डैश का स्क्वायर इंटू ये R डबल डैश इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन R डबल डैश इंटू T। या इसको क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर R डबल डैश की वैल्यू कितनी है, R बाई 2 इंटू T,
यानी 2v² अपॉन r हो गया। अब यहां वैल्यू रख दो, हमें निकालना है HS अपॉन HP, HS अपॉन HP। तो HS की वैल्यू कितनी आई है, v² अपॉन 2r, ये देखो, और नीचे T भी लिख दो चलो, इंटू T, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आ जाओ, HP कितना है, 2v² अपॉन r इंटू T, तो T से T कट गया, और इसको ये r ऊपर चला जाएगा ना, v² अपॉन, काट पाएंगे सीधे, दिख ही रहा है, r से r कट जाएगा, v² से v² कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, v² को v² अपॉन 2r लिखा, और जो नीचे लिखा रहता है उसको पलट के लिख लो r अपॉन 2v²। ऐसे ही करते हो ना तुम लोग छोटे क्लास में, समझ पा रहे हो। अब यहाँ से r कट गया, v² से v² कट गया, 1/4, तो 1:4 इज द आंसर। देखो ध्यान से, तो देखिए जो हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने करंट का पढ़ा है, उस हीटिंग इफेक्ट के कुछ फ़ायदे हम उठा लेते हैं, जिसमें भी जो चीज़ दिखती है साइंटिस्ट, और हम लोग उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट में पहली चीज़ होती है इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पहला इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, हमारे जो हीटिंग अप्लायंसेस है लाइक आयरन, कपड़े ऊपर प्रेस करते हैं ना, लोहा नहीं बोल रहा हूँ, कपड़े पे प्रेस करने वाला आयरन, तो उसको हीट अप करना पड़ेगा, तो फिलामेंट लगा होता है उसके अंदर, आप सॉकेट में लगाते हैं, बिजली की सप्लाई देते हैं, विथिन 2 मिनट्स वो हीटअप हो जाता है और कपड़े को आयरन कर लेते हैं आप। ऐसे ही टोस्टर, ब्रेड वगैरह उसमें सेकनी हो तो टोस्टर में टोस्ट कर लेते हैं। गीज़र, ठंडक के दिनों में पानी गर्म से नहाना चाहते हैं आप, तो गीज़र के अंदर भी फिलामेंट लगा होता है जो तेज़ी से पानी को गर्म कर देता है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स या लैम्प्स, इंडेसेंट बल्ब जो हमने बात किया, जो हीटिंग फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं, वही वाले बल्ब जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते थे पहले, ऐसे वाले। तो इस बल्ब में ये जो होता है, ये टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। आप देखते होंगे ना, स्प्रिंग नुमा दिखता है, अगर कस के झटका मार दें तो टूट भी जाता है। ये टंगस्टन वायर होता है जो कि हाई रेजिस्टेंस वायर है, और साथ में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, करीबन 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए, तो ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वायर यूज़ करते हैं फ्यूज़ में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो आप लिखेंगे टंगस्टन वायर, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है, जल्दी गलेगा नहीं। करीबन 2500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर जब हो जाता है तो ये वाइट ग्लो करने लगता है, इतना गर्म हो जाता है, और वही रोशनी मिलती है हमको। तो 2500 पे अगर रोशनी मिलती है और इसका होगा 2400, तो रोशनी देने से पहले ही ढेर हो जाएगा, वो गल जाएगा। तो हमको ऐसा चाहिए जो गर्म होने के बाद भी मेल्ट ना करे, नहीं ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि टंगस्टन वायर ही क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो अभिषेक क्या बोलोगे? 2 पॉइंट, रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी हाई। अब तीसरी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में आपने देखे होंगे इन्वर्टर वगैरह में ऐसे सिलेंड्रिकल फ्यूज़ भी लगे होते हैं, ठीक, और वैसे फ्यूज़ भी आते हैं खटके वाले, पहले आते थे, अब थोड़े कम देखने को मिलते हैं, अब भी आते हैं, है ना, ऐसे घुसेड़ देते खटाक उसी में। तो यहाँ पर ये होता है फ्यूज़ वायर, ये फ्यूज़ वायर। तो ये जो फ्यूज़ वायर होता है टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसे ही करंट बढ़े इसको मेल्ट हो जाना है, तभी ये सेफ्टी डिवाइस है, ये घर में आग लगने से बचाएगा। ये शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग, दोनों ही केस के अंदर जैसे ही करंट की सप्लाई बढ़ेगी, इस करंट की सप्लाई बढ़ेगी तो H = I²RT, तो हीट बढ़ेगी, I² है ना। जैसे ही करंट बढ़ी, हीट बढ़ी, और हीट बढ़ी और मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये तार गला, और गला
तो टूटा, और टूटा तो सर्किट ब्रेक, फिर ज़्यादा करंट नहीं जाएगी और आपका घर सेफ रहेगा। तो फ्यूज इज द सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज, FUSE। फ्यूज क्या है? हमारी सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज हमारी सेफ्टी डिवाइस है। किस प्रिंसिपल पे काम करती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। किस प्रिंसिपल पे काम करती है? आज के ज़माने में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह MCB यूज होती है। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। हमारे घर और आपके घरों में अधिकतर जगह फ्यूज की जगह ये लगने लगी हैं। इसके फायदे होते हैं क्योंकि जब ये जल जाता है तो नया तार लगाना पड़ता है यहाँ, तब तो चलेगा फ्यूज। और ये MCBs क्या होती हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती हैं। ये डाउन हो जाती हैं और दोबारा चढ़ा दीजिए ऊपर, और कोई विशेष खराबी नहीं है तो फिर से चलने लगता है, और कोई खराबी है तो फिर नीचे आ जाएगा, और ज़बरदस्ती करेंगे तो आगे लग जाएगी। जैसे एक बार ऐसे ही IPL के मैचेस आ रहे हैं, तो हमारे जो बेटा था, हमने बताया था आपको, 2 बार उसको गिरा, तो बड़ा वाले ने कहा कि मैं इसको खींच के रखता हूँ, गिरने नहीं दूंगा, तुम देखो IPL दोनों लोग देखेंगे। वो लगे पड़ा, गिरने ही नहीं दे रहा। मैंने देखा तो कस के अड़गाया, वो घर ही में आग लग जाएगी, सब उड़ ही जाएगा दम मच करके। भाई अगर समझ रहे हैं, सेफ्टी डिवाइस, आप सेफ्टी करने से मना कर दिया आपने उसको, तो उड़ा देगा फिर वो, तो समझे क्या? तो ये एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इसमें कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, तो आप लिखेंगे इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। तार कैसा बनाया जाता है? टिन प्लेटेड कॉपर वायर। मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है? इसलिए कि हाई होगा तो गलेगा ही नहीं, तो हमारी सेफ्टी क्या करेगा? यहाँ पर ज़्यादा क्यों है, यहाँ कम क्यों नहीं है? क्योंकि गल जाएगा तो रोशनी कैसे देगा? दोनों के अपने बेनिफिट है ना रोहित। तो आज के लिए हम लोग इतने ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।